हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सर्वाइकल माइलोपैथी की। माइलो वर्ड जहां पे भी आता है, इट्स रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे माइलाइटिस है, स्पाइनल कॉर्ड की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको बोला जाता है। सिमिलरली सर्वाइकल माइलोपैथी मीन्स आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नेक एरिया में कंप्रेस हो गई है। अब ये माइलोपैथी सिर्फ सर्वाइकल की नहीं होती है, ये आपके थोरैसिक रीजन की भी हो सकती है, लंबर रीजन की भी हो सकती है। बट आज की इस वीडियो में हम सर्वाइकल माइलोपैथी के सिम्टम्स जानेंगे, उसकी प्रोग्नोसिस कैसे रहती है, किस तरह के रिजल्ट्स इसमें आते हैं, क्या इसमें सर्जरी एक ऑप्शन है या होम्योपैथिक दवाइयां किस हद तक अपना रोल निभा सकती हैं, और साथ के साथ मैं आपको एक रिसेंट सर्वाइकल माइलोपैथी के केस के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो सर्वाइकल माइलोपैथी एक वियर एंड टियर, एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होती है जो एज रिलेटेड होती है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ में आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास जो होते हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उनके ऊपर प्रेशर आता है। सिर्फ एज रिलेटेड ही नहीं बल्कि कई केसेस में कोई ग्रोथ वहां पे हो रही होती है उसके कारण, या कोई इंजरी के बाद भी सर्वाइकल माइलोपैथी स्टार्ट हो सकती है। समटाइम्स स्पाइनल कॉर्ड की स्टेनोसिस अगर हो जाती है तभी भी माइलोपैथी के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में जो इसके लक्षण होते हैं वो आपके दोनों हाथों से संबंधित रहते हैं। आप हाथों में झुनझुनी आना, और सबसे ज्यादा डायग्नोस्टिक जो सिम्टम्स का होता है वो फाइन मोटर एबिलिटी जो होती है वो खत्म होने लगती है। छोटे छोटे काम आपको करने में दिक्कत होती है, जैसे बटन लगाना या सुई में धागा डालना या समटाइम्स चम्मच उठाना, पेन से लिखना, इन सब चीजों में तकलीफ आने लगती है। धीरे धीरे करके आपके हाथों में झुनझुनाहट शुरू हो जाती है। लैक ऑफ बैलेंस, चलने में बैलेंस की कम तकलीफ देखी जाती है, और धीरे धीरे करके पैरों में भी जो ताकत की है वो कमी आने लगती है। तो फाइन मोटर के साथ शुरू होकर के स्टिफनेस आती है। जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो रेंज ऑफ मोशन है आपकी गर्दन का, आप इधर से इधर झुकाने में, चलाने में आपको दिक्कत होती है, और साथ में जब उठ करके आप चलने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस की कमी होती है। तो ये सर्वाइकल माइलोपैथी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इनिशियली फेस किया जाते हैं। और सर्वाइकल जो माइलोपैथी होता है इसको हम हमेशा डिफरेंशिएट कर देते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से। अब जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, इसका दूसरा नाम होता है सर्वाइकल पिंच्ड नर्व, या सिर्फ पिंच्ड नर्व बोलते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे पैथोलॉजी इन्वॉल्व है तो उसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। और अगर सर्वाइकल एरिया में कोई भी नस वहां पे दब रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, हर्निएटेड डिस्क हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, ग्रोथ हो गया, इंजरी के बाद हो गया, तो एक ही साइड की अगर नस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं या पिंच्ड नर्व बोलते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम आती है सिर्फ एक साइड में आएगी, लेकिन सर्वाइकल माइलोपैथी के अंदर प्रॉब्लम आपके दोनों साइड में आएगी, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही इन्वॉल्व है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई मेन रोड है, कोई हाईवे है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सर्वाइकल माइलोपैथी है, और अगर जो उसके बाईपास है, जो वहां से निकल के जाने वाले रास्ते हैं, अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। ध्यान इस बात का रखना होगा कि दोनों में ही बहुत तेज दर्द होता है, सिवियर पेन होता है, और समटाइम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ इसको कंफ्यूज किया जाता है। समटाइम्स मेनी अदर रीजंस होते हैं, क्योंकि इसके लक्षण पैरों में भी आते हैं तो सर्वाइकल मायोपैथी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ भी बहुत हद तक कंफ्यूज किया जाता है। अब क्योंकि जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल कॉर्ड के, सर्वाइकल पार्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे है, लेकिन फिर भी लक्षण पैरों में भी आते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि जो नसें वहां से निकलती हैं सर्वाइकल एरिया में वो अफेक्ट करती हैं उन नसों को भी जो पैरों तक सप्लाई करती हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जैसे लक्षण भी सर्वाइकल माइलोपैथी में आ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली एज के साथ आती है, और बहुत बार पेशेंट इतने सीवियर पेन में होते हैं कि उनको सर्जरी कराना पड़ जाता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है माइल्ड केसेस में। शुरुआत में अगर हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं तो सिर्फ मेडिकली इसको ठीक किया जा सकता है। अगर डिफॉर्मिटी ज्यादा आ जाती है तो सर्जिकल इंटरवेंशन कराना पड़ सकता है, और सर्जिकल इंटरवेंशन करने के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी के लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्ट पहचान होनी चाहिए, एग्जैक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए कि बीमारी क्या है।
माइलोपैथी है, रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, क्योंकि ये बहुत मिमिकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इन सभी प्रॉब्लम्स में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक मायोपैथी ये एक सबसे ज्यादा कॉमन जो माइलोपैथी पाई जाती है, वो ज्यादातर केसेस में देखी जाती है। 5 में से 4 लोगों को जिनको माइलोपैथी होती है, इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक मायोपैथी होती है। मतलब वेयर एंड टियर के कारण, एज रिलेटेड, ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ द वर्टिब्रा, ये प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं इसके जो होम्योपैथिक इंटरवेंशन हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही जब हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी केस हमें मिल जाता है उतना ही अच्छा हम इसे रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत हद तक होम्योपैथिक दवाइयां सर्जरी को अवॉइड कर सकती हैं और सर्जरी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे आप बच सकते हैं। दवाइयों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां किन लक्षणों पर दी जाती हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनको हम फ्रंट लाइन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह डील करते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी के केस में। जैसे सबसे पहली जो दवा है वो हम हाइपेरिकम को कंसिडर करते हैं। इसमें अगर पिंच्ड सेंसेशन होती है, पेशेंट को नमनेस महसूस होती है, जैसे एक हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, हथेलियों पर जान नहीं रहती, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नर्व का सेंसेशन नहीं हो रहा है और बहुत सिवियर पेन होता है, तो ऐसे लक्षणों में हम हाइपेरिकम नाम की दवा को दे सकते हैं। Also, hypericum is indicated in cases of injury after myelopathy. अगर इंजरी के बाद अगर माइलोपैथी हो रही है, then also hypericum is a good indication. नेक्स्ट एक दवा है जिसको हम कंसिडर करते हैं ऐसे केसेस में जहां पर लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा हो, चलने फिरने में पैर बराबर नहीं पड़ते हो, जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम कोनियम नाम की दवा को देते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कोनियम का, अगर कोई ग्रोथ हो रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर पाया जाता है, सिरिंजोमा जिसको बोलते हैं, ऐसे ट्यूमर के केसेस में अगर आप लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है, सर्वाइकल माइलोपैथी हो रही है, देन ऑल्सो कोनियम इज अ गुड इंडिकेशन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम को हम देते हैं ऐसे केसेस में जहां पे डलनेस, डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस होता है। ऐसा लगता है, पेशेंट कहता है कि मैं अपने हाथ को ऐसा करता हूँ, मेरा हाथ ऐसा जाता है, मतलब मेरा जो हाथ है, जो मसल्स है मेरी, वो मेरी विल नहीं मानती, मेरी ऑर्डर नहीं मानती, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है इसमें और डलनेस बहुत ज्यादा बनी रहती है। साथ में ही ड्रूपी आईलिड्स रहते हैं, आंखें बिल्कुल ऐसे जो पलकें हैं वो झुकी झुकी से रहती हैं। तो ऐसे इंडिकेशन में जहां पर मसल पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखते हो, वहां पर माइलोपैथी के केस में हम जलसीमन नाम की दवा को देते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसको हम पेन के केसेस में ज्यादा कंसिडर करते हैं, जिसको हम पेरिस क्वाड्रिफोलिया नाम से जानते हैं। ये जो दवा ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर पेन बहुत सिवियर हो रहा हो, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो रही हो, एडेशंस हो रहे हो, मतलब जो वर्टिब्रास आपस में ज्वाइन होती हुई से महसूस होती हो और ऐसे मूव करने में भी बहुत डिफिकल्टी महसूस होती हो, तो उन केसेस में भी हम पेरिस क्वाड्रिफोलिया नाम की दवा को देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट दवा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग जिसका रिजल्ट रहता है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड। ऐसे लोग जिनके अंदर ऑर्थराइटिस के लक्षण दिखने को मिलते हैं, एज रिलेटेड वियर एंड टियर रहता है, कोई दूसरी समस्या नहीं रहती है, कोई इंजरी नहीं रही है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई हर्निएटेड डिस्क का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रास की डीजनरेशन के कारण अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वहां पर हम ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड देते हैं। ये कुछ ही मेडिसिन है जिसको मैंने यहाँ पे बताया है। इनकी जो पोटेंसीज रखेंगे, आप 30 पोटेंसी रख सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड की जो पोटेंसी होती है वो हाई रहेगी, 200 या 1 m रहेगी। ये हल अलग अलग पेशेंट के अंदर अलग अलग इंडिकेशन हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यही दवाइयां हर पेशेंट को सूट करेंगी। हो सकता है किसी पेशेंट को इस बीमारी के साथ में डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, तो दवाइयां बदल जाएंगी। ये दवाइयों को लेने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, उनकी पोटेंसी बदल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि सबको यही दवाई दी जाए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये दवाइयां प्रमुख तौर पर हम देते हैं। एक और दवाई है जिसको हम अगैरिकस के नाम से जानते हैं। अब अगैरिकस भी नमनेस, लॉस ऑफ बैलेंस के लिए दी जाती है। तो ये भी पैरों में अगर कमी आ रही है, पैरों में अगर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, तब हम अगैरिकस नाम की दवा को भी देते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस थी। इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं करने हैं, पिलो नहीं यूज करना है, अपने हेड के मूवमेंट को माइल्ड रखना है, बहुत सिवियरली आपको मूव नहीं करना है,
और अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्टिव रखनी है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में मैं अपने एक रीसेंट केस के बारे में बताना चाहूंगी, जो अभी 3 से 4 दिन पहले ही मेरे पास आया है। ये एक 69 ईयर्स के एक बुजुर्ग हैं जो 2 बार अपना ऑपरेशन करा चुके हैं सर्वाइकल माइलोपैथी के लिए और लंबर माइलोपैथी के लिए, दोनों के लिए, दोनों जगह इनको प्रॉब्लम थी, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम। उनको नमनेस भी आती है, उनको लॉस ऑफ बैलेंस रहता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पूरे लक्षण उनको मिलते हैं। पैरों में झुंझुनी, पैरों में नमनेस रहती है, पैरों में गर्मी चढ़ती है। ये सारे लक्षण उनको एक साथ में थे और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 2 बार ऑपरेट कराया है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो फाइनली उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। उनको 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत बेहतर महसूस कर रहे हूँ। बेसिकली 2 से 3 दिन के अंदर कुछ खास डिफरेंस मिलता नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव डोज की तरह आप इसको ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कोई स्टेरॉइडल हम ट्रीटमेंट इसमें देते नहीं है। बॉडी के खुद डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट की बॉडी इस बीमारी के साथ लड़ सकती है। सो बेशक अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना क्लिनिक, फोन कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड रील्स देखने के लिए। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।